ओके, चलो अभी शुरू करते हैं यहाँ पर 21 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में सबसे ऊपर हमको यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर जो उसके बारे में एडिटोरियल देखने को मिलता है, इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। अभी स्पीकर जो है, डेप्यूटी स्पीकर जो है, इनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, रूल बुक में क्या बोला गया है, उसी के साथ साथ जो कन्वेंशन है कि प्रथा क्या चलती आई है, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर कुशीनगर जो है बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में, मतलब ये क्या है बेसिकली, यहाँ पर एक एयरपोर्ट जो उसका इनॉग्रेशन किया गया है, इससे क्या होगा, इससे टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज ये काफी ज्यादा इंक्रीज होंगे, तो ये वाला एडिटोरियल काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी नजर डालेंगे। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एडिटोरियल पेज की, तो यहाँ पर जो बीएसएफ है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उसके पार्ट्स, उसके एक्सटेंशन से क्या हो रहा है, तो ये एग्जाम अभी हमने ऑलरेडी इसके बारे में देखा हुआ है, इससे फिर से देखने में मतलब नहीं है। उद्धम सिंह अगर हम देखते हैं, मूवी आई भी है, तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट किया था एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको मूवी अगर देखना है तो आप मूवी देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर हम आइडियाज पेज अगर देखते हैं तो आइडियाज पेज में आर वैक्सीनेशन माइलस्टोन, अभी वैक्सीन जो है उसका माइलस्टोन यहाँ पर जा रहा है, तो मैंने जैसे आपको कहा कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से वैक्सीन हेजिटेंसी जो है, देन इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, यही सारी चीजें, यही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे एसीई के बारे में पूछा गया था इस बार की यूपीएससी में वैक्सीन के बारे में, तो ऐसे ही जो है यही चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बाकी कोई भी चीज पढ़ने से कोई मतलब होता नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं हाउ टू डिलीवर अब्रॉड, अभी देखिए क्या है कि एक ऐसी बात की जा रही है कि जो भी हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन करते हैं उसके लिए क्या हम एक सेपरेट एक कमिटी, एक बॉडी रखे जो कि जो भी हमारी डिप्लोमेसी रहेगी, जो भी हमारे बाहर के साथ व्यवहार रहेंगे वो सही तरीके से हो सके। तो ये वाला जो एडिटोरियल है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये वाला एडिटोरियल जो है इसमें से क्या आउटपुट निकलता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये आपको मुझे बताना है। यहाँ पर फर्स्ट लेसन जो है ये वाला अगर देखते हो तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड हम एक द हिंदू जो है उसका भी एडिटोरियल आज देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन अराउंड द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में जो यहाँ पर बात की जा रही है उसके बारे में देखते हैं, लेकिन ये क्यों हम देख रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो नितिन अग्रवाल है, ठीक है, इलेक्ट किए गए हैं एज ए डेप्यूटी स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश असेंबली। अब देखो जैसे कल आप पंकज आप बोल रहे थे कि यूनिकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म क्या होता है, तो जहां पर स्टेट में जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट अगर आप देखोगे तो वहां पर लोकसभा है और राज्यसभा है, उसी तरीके से जो स्टेट्स होते हैं वहां पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है देखने को मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स है और वहां पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली जरूर देखने को मिलती है, और ऐसे हमारे पास 3 यूनियन टेरिटरीज भी जहां पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे सभी स्टेट्स नहीं है जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो भी हमें देखने को मिलती हो। तो ये कुछ ही ऐसे राज्य है जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर असेंबली की बात की जा रही है, मतलब क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जा रही है, तो वहां पर स्पीकर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर डिप्यूटी स्पीकर करके वो इलेक्ट होकर आए हैं। अब इनके टेन्योर में सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं, ठीक है। अब 5 महीने बचे मतलब क्या है, यहाँ पर 5 महीनों के लिए इनको लाया गया, तो अब इसमें मतलब क्या बनता है, बहुत सारी ऐसी असेंबलीज है जो बिना डिप्यूटी स्पीकर या स्पीकर की चल रही है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र देखते हैं तो वहां पर भी जो स्पीकर है वो देखने को नहीं मिले फरवरी 2021 से। लोकसभा, सेवरल ऐसे स्टेट्स है, स्टेट असेंबलीज है जो बिना डिप्यूटी स्पीकर जो है उसके हमें देखने को मिलती है। तो ये एक समस्या है। अब क्यों समस्या है, क्या हमारे संविधान ने मैंडेटरी किया है कि स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर रहना चाहिए, क्या हमारे कहीं रूल बुक में लिखा गया है कि स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर जो है वो रहने चाहिए, कैसे स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर जो है वो चुनकर आते हैं, ये सारी चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इसके बारे में क्या बोलता है, क्योंकि आपको क्या है प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन फलाना फलाना चीज जो है वो स्पीकर के बारे में बोली गई है, अकॉर्डिंग टू आवर रूल बुक फलाना फलाना चीज जो है डिप्यूटी स्पीकर के बारे में बोली गई है। इसलिए डिप्यूटी स्पीकर के बारे में, क्योंकि डिप्यूटी स्पीकर के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारी किताबें, जो पॉलिटी की किताबें बहुत कम बोलती है, बहुत कम बताती है, स्पीकर के बारे में ज्यादा बताती है। और डिप्यूटी स्पीकर के बारे में क्या बताती है कि जब भी स्पीकर ना हो डिप्यूटी स्पीकर को पूरे स्पीकर के पावर मिल जाते हैं, बस इतना ही बताया जाता है। लेकिन उसके आगे की जो चीजें हैं वो यहाँ पर जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग आर्टिकल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें आर्टिकल देखने को मिलता है आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 के हिसाब से हाउस ऑफ पीपल, यहाँ पर हाउस ऑफ पीपल जो है एज सुन एज मे बी चूज 2 मेंबर्स, मतलब यहाँ पर हाउस ऑफ पीपल जो से जितना जल्दी हो सके
दो मेंबर्स को चुनना है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, एज ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जैसे ही वैकेंट हो जाते हैं, हाउस जो है वो किसी और मेंबर को यहां पर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के लिए चुनकर लेकर आएगा। अब आर्टिकल 178 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो पोजीशन है स्पीकर डिप्टी स्पीकर की लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में, वो यहाँ पर मतलब सेम जो यहाँ पर 93 में इसके बारे में बताया गया है लोकसभा के बारे में, वही सेम चीज यहाँ पर स्टेट असेंबली के बारे में 178 जो है उसमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से क्या डिप्टी स्पीकर मैंडेटरी है? तो अभी देखिए दोनों ही जो आर्टिकल है, अभी अगर आपको ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो डेप्यूटी स्पीकर है वो मैंडेटरी किए गए हैं, ऐसा अगर आपको स्टेटमेंट आता है तो यहाँ पर क्या रहेगा? देखिए दोनों ही जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 93 बोलिए 178 बोलिए, यहाँ पर वर्ड्स कौन सी यूज कर रहे हैं? शैल, कि यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर जो है वो रहने चाहिए। शैल मतलब रहने ही चाहिए। और एज सुन एज अगर कोई पोजीशन वैकेंट है, अगर उनकी सीट वैकेंट है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आना चाहिए। इससे इंडिकेट करते हैं कि इलेक्शन जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वो सिर्फ मैंडेटरी ही नहीं बल्कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी भी होने चाहिए। मतलब मैंडेटरी तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो सीट है वो ज्यादा देर तक वैकेंट नहीं रहनी चाहिए, और कई जगहों पर महीनों महीनों तक सीट जो है वैकेंट हमें देखने को मिलती है। तो अब चलिए एज सुन एज को थोड़ा डिकोड करते हैं। जो हमने यहाँ पर एज सुन एज देखा है, तो एज सुन एज मतलब कितना? क्या 6 महीना यहाँ पर बताया गया है? आपको ऐसा आएगा कि एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो डिप्टी स्पीकर है उसकी सीट अगर वैकेंट होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर वो सीट जो है वो भरी जानी चाहिए। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है वो क्या दिया गया है डिप्टी स्पीकर के बारे में? तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोलता है कि जो इलेक्शन है वो जल्द से जल्द होने चाहिए। कोई 6 महीने का टाइम फ्रेम, कोई 1 साल का टाइम फ्रेम, कोई 2 साल का टाइम फ्रेम जो है यहाँ पर नहीं दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इलेक्शन जो है डिप्टी स्पीकर के यूजुअली सेकेंड सेशन जो है उसमें हमें देखने को मिलते हैं। सेशंस होते हैं ना, लोकसभा आ गया उसके सेशंस हो रहे हैं, फर्स्ट सेशन सेकेंड सेशन, मोस्टली जो डिप्टी स्पीकर है उसका सेकेंड सेशन में होता है। तो एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या हम डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन सेकेंड सेशन में होने चाहिए? गलत। क्यों? यहाँ पर सेकेंड सेशन के मतलब एक रीति रिवाज चल रहा है कि सेकेंड सेशन में होता है। जिस तरीके से स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी का होता है, ये कन्वेंशन बना हुआ है, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। और यही चीज यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछी गई थी। उसी तरीके से जो इलेक्शन है डिप्टी स्पीकर का वो अक्सर सेकेंड सेशन में होता है, लेकिन फर्स्ट सेशन में होने के लिए कोई उसको बार किया गया है? बिल्कुल नहीं। लोकसभा में अगर हम देखते हैं तो इलेक्शन जो है डिप्टी स्पीकर के वो गवर्न किए जाते हैं रूल 8 के हिसाब से। इसमें रूल ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है लोकसभा का, इसमें बोला गया है कि इलेक्शन जो है वो स्पीकर जो फिक्स करेगा वो डेट पर होंगे। जो स्पीकर है वो जो डेट फिक्स करेंगे वो डेट पर यहाँ पर जो इलेक्शंस है वो होंगे। अब सवाल ये भी आता है कि भाई स्पीकर जो है उनके इलेक्शन कौन तय करता है? स्पीकर का इलेक्शन कौन तय करेगा? स्पीकर का इलेक्शन राष्ट्रपति तय करते हैं नहीं करते हैं? उनके द्वारा किया जाता है, डेट जो उनके द्वारा फिक्स की जाती है। एक बार अगर वो इलेक्ट होकर आ गए, डिप्टी स्पीकर जो है यूजुअली कंटिन्यू रहते हैं जब तक हाउस जो है वो डिसॉल्व ना हो। अब इसमें और आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल 94, आर्टिकल 179 लेजिस्लेचर के लिए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वो अपनी सीट वैकेंट कर देंगे जब वो मेंबर ना हो हाउस के। मतलब क्या है? जब वो एमपी या फिर स्टेट में अगर हम बात करें तो एमएलए अगर वो ना हो तो अपनी वो सीट जो है वैकेंट कर देंगे, क्योंकि जो एमपी नहीं होता है, जो एमएलए नहीं होता है, उसको कोई अधिकार नहीं है हाउस में बैठने का। क्लियर है? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा सवाल आता है कि क्या कोर्ट यहाँ पर इंटरवीन कर सकता है अगर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन जो है वो डिले हो रहे हैं? स्पीकर बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमको अभी इलेक्शन करवाने नहीं है डिप्टी स्पीकर के, तो क्या कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकता है? कोर्ट बोलता है आली रे आली आतंकवादी बारी आली। तो यहाँ पर मुश्किल है। क्यों? यहाँ पर पिटिशन जो है दिल्ली हाईकोर्ट में देखने को मिला है और वो आर्ग्यू करता है कि जो डिले हो रहा है डिप्टी स्पीकर के लिए वो आर्टिकल 93 को वायलेट जरूर करता है, लेकिन कोर्ट को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो फोर्स करे कि इलेक्शन जो डिप्टी स्पीकर के जल्द से जल्द करे जाए। आर्टिकल 122(1) से बोलता है कि वैलिडिटी जो है प्रोसीडिंग की पार्लियामेंट में वो यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं ला जा सकती है किसी भी कोर्ट में कि इरेगुलरिटी हो रही है। मतलब अगर पार्लियामेंट में कोई ऐसी चीज हो रही है जो हमें लग रही है कि इरेगुलर है, वो किसी भी कोर्ट के क्वेश्चनिंग में नहीं ला जा सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। देन यहाँ पर डिप्टी स्पीकर जो है क्या
डिस्क्वालिफिकेशन से वो प्रोटेक्टेड है। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होते हैं? एज पर 10 शेड्यूल जो हमने देखा हुआ है कि भाई अगर एक इंसान दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, या फिर अगर वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप छोड़ देता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो क्या वही चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है डिप्टी स्पीकर के लिए? तो देखिए यहाँ पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। एक एग्जम्पशन है, ठीक है, मतलब कोई उनको ऐसे छूट नहीं दी गई है कि आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, लेकिन एक एग्जम्पशन दिया गया। एग्जम्पशन क्या है? पैरा 5 अगर हम देखते हैं 10 शेड्यूल का, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर स्पीकर करके इलेक्ट हुआ है, डेप्यूटी स्पीकर करके इलेक्ट हुआ है, तो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। कब? अगर वो यहाँ पर वॉलेंटरीली अपनी मेंबरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टी की वो गिव अप कर देता है। अब नॉर्मल कोई एमपी है तो वो ये सिनारियो में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्पीकर जो है या डेप्यूटी स्पीकर जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। क्यों? यहाँ पर क्या है, अगर वो अपना ऑफिस जो है वो यहाँ पर होल्ड करता है, कंटिन्यू करता है, उसके लिए अगर वो अपनी मेंबरशिप छोड़ रहा है और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी को फिर से रिज्वाइन करता है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को भी रिज्वाइन करता है, वहां पर भी एज पर 10 शेड्यूल वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जम्पशन जो है ये यहाँ पर किसको किसको अप्लाई होता है? राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन जो है वो तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। देन चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इन पर ये लागू होता है। क्लियर है? चलिए, आप डाउट जो है एक साथ पूछ लेना लेक्चर पूरा खत्म होने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, हम बात करेंगे अब कुशीनगर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टाउन की। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले न्यूज में क्यों देखने को मिल रहा है, तो ये जो है कुशीनगर एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में, उसका इनॉग्रेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। और ये अब यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में जो इंडिया में है उसका लेटेस्ट एंट्रेंट यहाँ पर बनता है। एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा साउथ ईस्ट और ईस्ट एशियन कंट्रीज को बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए। क्योंकि कुशीनगर अगर आप देखोगे तो ये बुद्धिस्ट सर्किट जो है उसका एक पार्ट है। अलग अलग वेरियस सर्किट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। आपके लिए होमवर्क है, वेरियस सर्किट जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। देन यहाँ पर पिलग्रिमेज साइट कौन कौन सी है, इसमें हमें लुम्बिनी देखने को मिलती है, सारनाथ देखने को मिलता है, गया देखने को मिलता है, और बाकी भी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आप सभी देखोगे यहाँ पर जो गौतम बुद्ध है उनसे कनेक्टेड है। अब इससे हमारा कल्चरल डिप्लोमेसी जो है वो भी यहाँ पर प्रमोट हो सकती है। कैसे? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका इनॉग्रेशन, यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया जो रिलेशन है उसके लैंडमार्क एक यहाँ पर बन सकता है। श्रीलंका जो है यहाँ पर इंडिया को 2 म्यूरल पेंटिंग जो है यहाँ पर फोटोग्राफ जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें जो म्यूरल पेंटिंग्स है इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक म्यूरल पेंटिंग जो है उसमें हमें जो अरट बिकू मिंडा है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो सन है एम्परर अशोक के, जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं बुद्धा टू किंग ऑफ श्रीलंका। देन दूसरा जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो कि है यहाँ पर बिकुनी, ये डॉटर है ऑफ एम्परर श्रीलंका में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो गौतम बुद्ध है जिन्होंने वहां पर एनलाइटनमेंट अटेंड किया था, बोधि ट्री, वहां पर ये हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर बुद्धिस्ट सर्किट जो है सॉफ्ट पावर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का वो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे जो अलग अलग दुनिया के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, सर्किट को ज्वाइन करेंगे, सर्किट में घूमेंगे। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर श्रीलंका में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर कम हो सकता है, और इंडिया और चाइना का, श्रीलंका का रिलेशन जो है वो यहाँ पर इंप्रूव हो सकता है। अब श्रीलंका में इतना क्यों बोल रहे हैं, क्या वहां पर बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ है? बिल्कुल हुआ है। बुद्धिज्म अगर हम देखते हैं सबसे पहले श्रीलंका में लाया गया था मिशन, जो यहाँ पर मौर्यन एम्पायर अशोक जो है उनके द्वारा लाया गया था। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो महेंद्र है, महिंदा डिस्क्राइब किया जाता है अशोक सन, ठीक है, इनके पास ये मिशन जो है वो सौंपा गया था। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट सर्किट की, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसमें यहाँ पर आप देखिए लुम्बिनी जो है वो हमें देखने को मिलता है, ये कुशीनगर जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोध गया जो है वो आप देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बुद्धिस्ट सर्किट, तो 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उन्होंने लॉन्च किया था स्वदेश दर्शन स्कीम। ये विजन है कि थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट जो है वो यहाँ पर लाए जा सके। अभी आपको, जैसे मैंने आपको बोला, वेरियस सर्किट जो है वो भी आपको बताने हैं। मिनिस्ट्री ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है बुद्धिस्ट सर्किट वन ऑफ द 15 थीमेटिक सर्किट्स। बुद्धिस्ट सर्किट ये रूट है जो यहाँ पर बुद्ध के फुटस्टेप को फॉलो करता है, जहां जहां पर गौतम बुद्ध गए, मतलब फ्रॉम लुम्बिनी नेपाल से लेके कुशीनगर उत्तर प्रदेश तक सभी जगह हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो है कुशीनगर सेक्रेट साइट माना जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है गौतम बुद्ध जो है उन्होंने लास्ट अपना सरमन यहाँ पर डिलीवर किया था
और फिर उन्होंने अपना देह का जो है वो त्याग किया, ऐसा बोला जाता है। बाकी इनिशिएटिव्स यहाँ पर जो लिए गए हैं बुद्धिस्ट साइट्स को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें प्रसाद स्कीम बोलिए, आइकॉनिक टूरिस्ट साइट बोलिए, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव बोलिए, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। अब बुद्ध पाथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो देखा जाए तो अपने जो एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स है उसमें अपन ने जो रिलीजियस ये है, मतलब बुद्धिज्म बोलो जैनिज्म बोलो, ये पूरा कवर किया हुआ है। और बुद्धिज्म में सारी ही चीजें, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अगेन बुद्धिज्म पर यूपीएससी जो है हर वक्त क्वेश्चन जो है वो पूछते रहता है। अब यहाँ पर और न्यूज में जो है वो चीज आ गई है, इसलिए आप समझ लो कि 101% यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और क्वेश्चन जो है वो अभी ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन जो है काफी अभी डीपली वहां पर पूछा जा सकता है। अब उसमें जो अलग अलग फॉर्म्स है उसके बारे में आ सकता है, और भी जो उन्होंने काम किए हैं उसके बारे में आ सकता है, 8 फोल्ड पाथ जो है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है सीधे तरीके से। तो यहाँ पर बुद्ध जो है उनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी जो है वहां पर हुआ था नेपाल में। उन्होंने मध्यम मार्ग जो है उसको एडवोकेट किया। मध्यम मार्ग मतलब एक तरीके से समझ लो कि बीच का रास्ता, कि भाई एकदम ज्यादा खुशी नहीं एकदम ज्यादा गम नहीं, बीच का रास्ता जो है वो हमें यहाँ पर पकड़ के चलना है। 8 फोल्ड पाथ हमें कौन से देखने को मिलते हैं कि राइट व्यू रहना चाहिए, राइट रिसोर्स रहना चाहिए, राइट स्पीच रहनी चाहिए, राइट कंडक्ट रहना चाहिए, राइट लाइवलीहुड रहना चाहिए, राइट एफर्ट्स रहने चाहिए, राइट माइंडफुलनेस रहना चाहिए एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए। सारी चीजें कवर की हुई है। अब यहाँ पर पाथ अगर आप देखोगे जो गौतम बुद्ध है उनके, तो लुम्बिनी नेपाल, यहाँ पर बुद्ध जो है उनका जन्म देखने को मिलता है। बोध गया, वहां पर उन्होंने एनलाइटनमेंट जो है वो हासिल किया। सारनाथ वाराणसी अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट सरमन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कुशीनगर बुद्ध जो है उन्होंने अपना देह त्याग किया। राजगीर जहां पर लॉर्ड टेम्प्ट मेड एलिफेंट, देन उसके बाद यहाँ पर जो वैशाली है वहां पर मंकी ऑफर्ड किया हनी टू हिम। देन उसके बाद यहाँ पर जो श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश में, वो लॉर्ड लुक एज ए सीट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेटल्ड लोटस यहाँ पर क्रिएट किए गए। एंड यहाँ पर शांक्यस अगर हम देखते हैं तो डिसेंट फ्रॉम हेवन, तो ऐसा यहाँ पर बोला जाता है उत्तर प्रदेश। तो मोस्टली यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार जो है वहीं पर ये पूरा जो पाथ है उनका वो हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो चीज है अलग अलग आपको मैच द पेयर में क्वेश्चन आ सकता है कि बोध गया सारनाथ, देन यहाँ पर ये तो सबको पता होता है सारनाथ कुशीनगर बोध गया, आपको यहाँ पर राजगीर वैशाली श्रावस्ती ऐसे आपको जो स्टेटमेंट्स है वो दिए जा सकते हैं। देन यहाँ पर द हिंदू जो है उसमें भी एक हमें एडिटोरियल जो है वो इंपॉर्टेंट काम का देखने को मिल रहा है, वो है आउटलाइन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। यहाँ पर जैसे स्वामी जो है उन्होंने यहाँ पर आर्टिकल, मतलब ये लेखक है, और यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और वो भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कौन सी, जो साइबर सिक्योरिटी है उसके बारे में बात की जा रही है। अभी देखिए क्या है कि अभी मुझे पता नहीं आपने महाभारत जो है वो देखी है या नहीं देखी है। जो स्टार प्लस वाली महाभारत है खासकर मैं उसका जिक्र करूंगा। स्टार प्लस में जो महाभारत देखने को मिल रही थी और 2013-14 में आई थी वो, ठीक है। अब उसमें क्या था, उसमें ना लास्ट में एंड में जो कृष्ण थे उनके जो भाई है वो बोलते हैं कृष्ण को कि बोलते हैं अगर तुमको जो क्या बोलते हैं उसको धर्म है उसकी स्थापना अगर करनी ही थी, अगर तुमको कौरव जो है उनको मारना ही था, तो फिर इतना बड़ा महायुद्ध जो है महाभारत जो है वो यहाँ पर करने की क्या जरूरत थी। तुम यहाँ पर कोई महामारी जो है वो फैला देते। देखिए 2013-14 में वहां पर जो सीरियल है उसमें ये वर्ड बोला गया कि महामारी जो है वो फैला देते, जिससे कि अपने आप जो महामारी है उससे लोग मर जाते, इतना बड़ा युद्ध जो है वो नहीं होता। तो अब ऐसे समय पर यही चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है कि अभी आप देखो कि कोरोना वायरस जो है वो आया है। कोरोना वायरस क्या है, बेसिकली एक महामारी है। इससे क्या हो रहा है, सैकड़ों लोग जो है वो मर रहे हैं। अब ऐसे सिनारियों में भले ये हम ये बोलो कि मैनमेड हो ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि अगर कोई छोटी सी कंट्री है, समझ लो एकदम ही छोटी कंट्री है, ठीक है, युगांडा है, युगांडा ने अगर कोई चतुर जैसा वायरस जो है वो भेज दिया, ठीक है, फिर क्या होगा, अचानक से वहां पर पूरी महामारी से बड़ी कंट्री जो है वो भी यहाँ पर लॉकडाउन में जाएगी, बड़े से बड़ी कंट्री जो है वो भी यहाँ पर जा सकती है। और लेकिन वही अगर हम बात करें बड़े बड़े आर्म्स एनिमेशंस की, समझ लो कि हमें बहुत बड़े बड़े आर्म्स एनिमेशंस चाहिए, तो ऐसे सिनारियों में अगर आप देखोगे तो बड़ी कंट्रीज ही अफोर्ड कर सकती है। यूएसए क्या अफोर्ड कर सकता है, यूएसए क्या मतलब यूएसए जो है बड़े बड़े वेपन्स अफोर्ड कर सकता है, छोटी कंट्री कर सकती है नहीं। तो अगर छोटी कंट्री को वेपन से मारना हो किसी बड़े कंट्री को तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटी से छोटी कंट्री को भी अगर साइबर अटैक से मारना हो तो वो अब काफी आसान हो गया है। तो यही चीज यहाँ पर पूरे एडिटोरियल में हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें अगर आप देखोगे सबसे पहले
तो साइबर टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है डिफेंस पॉलिसी में। अगर वो यहाँ पर कंसिडर कर ली जाए तो लैंड साइज और जीडीपी जो है किसी भी कंट्री की वो मैटर नहीं करती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बैकग्राउंड में हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया है, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट जो है 2 डेकेड में फंडामेंटल चेंज वहां पर हमें देखने, काफी फंडामेंटल चेंज देखने को मिला है। फंडामेंटल चेंज रिवील करता है लार्ज कंट्री जो साइज है उसके एरिया की, पॉपुलेशन है, जीडीपी है, ये किसी भी कंट्री को दबने से नहीं रोक सकती है। यूएसए जैसा देश भी, उसको भी लॉकडाउन लगाना पड़ा, इंडिया जैसा देश भी लॉकडाउन लगाना पड़ा, चाइना जैसा देश भी लॉकडाउन लगाना पड़ा। साइबर वॉरफेयर अगर आप देखोगे तो इसने वैल्यू जो है साइज की, कि भाई बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत अमीर कंट्री है, तो मतलब वो खतरनाक है, उसके साथ पंगे मत लो, अब ये खत्म हो गया है। साइबर वेपनरी अगर आप देखोगे तो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज के पास भी अब अवेलेबल हो जाती है ना, और वो बड़े से बड़ा डिवास्टेशन जो है वो भी वहां पर कर सकती है। तो इसलिए गरीब से गरीब कंट्री हो, छोटे से छोटी कंट्री हो, बड़े से बड़ा वो इम्पैक्ट जो है वो डाल सकती है। लार्ज नेशन साइबर वॉरफेयर से विद इन द रीच ऑफ स्मॉल और पुअर नेशन में भी है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 डायमेंशन यहाँ पर बताए गए हैं। पहला तो है भाई ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव जो है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 21 सेंचुरी की, ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो एसेट्स है वो डिफाइन करना चाहिए। जैसे नोवेल कोरोना वायरस अगर आप देखोगे तो भले वो एक्सीडेंटल, हम मान रहे हैं कि एक्सीडेंटली आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के बाद अब अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हम ऐसे कोई जो है वो वेपन छोड़ दे, बायोलॉजिकल डिजास्टर जो है वो यहाँ पर फैला दे, है ना, तो अनसर्टेनिटी जो है काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरा प्रायोरिटी अगर हम देखते हैं तो ऐसे सिनारियों में जो अनसर्टेनिटी है 21 सेंचुरी की और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो सेवरल फ्रंटियर है इनोवेशन टेक्नोलॉजी के, भले वो ये सारे टेक्नोलॉजीज हो, इसमें हमें इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, जहां पर साइबर सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो मेंस में, इस साल के मेंस में आप क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी पर क्वेश्चन जो है वो 101% आएगा ही आएगा। एवरी सिटीजन यहाँ पर नए रिमोट कंट्रोल मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए भी यहाँ पर रेडी रहना बहुत जरूरी है। अभी स्ट्रेटेजी देखिए, स्ट्रेटेजी अगर आप देखोगे तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो उसको सही तरीके से करना चाहिए। इंडिया जो है, जैसे इंडिया पर भी अगर आपने देखा हो अभी हाल ही में जो बिजली गई थी, जो इलेक्ट्रिसिटी गई थी, चाइना के द्वारा वो अटैक किया गया था ऐसा बोला जाता है, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो काफी सारे थ्रेट जो है चाइना की तरफ से भी यहाँ पर हमारे तरफ आ सकते हैं। एजेंडा अगर हम देखें तो एजेंडा जो है हमारा काफी क्रिटिकल सिनारियो में रहना चाहिए। क्रिटिकल जो हमारे एस्पेक्ट्स है, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, वहां पर सही तरीके से साइबर सिक्योरिटी रहना चाहिए। मेरीटाइम सिक्योरिटी बोलो, साइबर सिक्योरिटी, मेरीटाइम सिक्योरिटी, बार बार रिपीट। देन उसके बाद यहाँ पर मेथड जो हम इस्तेमाल करने चाहिए वो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब क्या है, जो चीजें हैं उसको हमें मोबिलाइज करना, मतलब जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, उन सभी को एक साथ यहाँ पर लेकर आ जाना। तो मैक्रो इकोनॉमिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है डिपेंड करता है कि डिमांड जो है इकोनॉमिक डेफिसिट है या नहीं है। कोई भी कंट्री देखो, अगर कोई चीज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है लेकिन लोग जो है उसको खरीद नहीं रहे, तो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि लोग क्या, तो पैसा ही नहीं है वो खरीदने के लिए, है ना। जैसे कि समझ लो अभी अगर हम बोले, गवर्नमेंट बोले कि ये जो चिप है, एक कोई पर्टिकुलर, हाँ आपको चिप दे रहे हैं, ये चिप आप अपने मोबाइल में लगा दो तो आपका मोबाइल जो है वो सेफ रहेगा, कोई हैक नहीं कर पाएगा। अब ये चिप अगर बहुत महंगी है तो लोग खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डिमांड जो है वो इसकी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि भाई लोग के इंटरेस्ट रेट जो है बैंक के वो कम कर दो, जिससे कि लोग लोन ले और ये चिप जो अपने मोबाइल में लगाए। दूसरा ये है कि ज्यादा नोट्स, करेंसी छाप कर लोगों के हाथों में दे दो, जिससे क्या होगा कि अपने आप यहाँ पर लोग जो है वो खरीदना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या यहाँ पर चीजें फॉर्मुलेट करी जाएगी, है ना, तो ये डिमांड किस तरीके से इंक्रीज की जाए, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा जो एडिटोरियल है आज के वो खत्म होते हैं। तो आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ।